लॉकडाउन खुलने और त्योहारों के मौकों पर खाने के तेलों में जोरदार तेजी देखने को मिली। सोयाबीन हो या सरसों या फिर पाम ऑयल, पूरे एडिबल ऑयल बास्केट में मजबूती का रुझान रहा। इस दौरान सरसों ने तो नए रिकॉर्ड्स भी बनाए, लेकिन क्या त्योहार खत्म होने के बाद भी खाने के तेलों में स्ट्रैटेजी बनाकर अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है? क्या कोरोना की सेकेंड वेव शुरू होने से आने वाले हफ्तों में एक बार फिर कीमतों में उछाल देखने को मिलेगा, या त्योहारों के बाद भाव ठंडे होते हुए नजर आएंगे? आज के खास शो कमोडिटी आउटलुक एडिबल ऑयल में हम इसी पर करेंगे फोकस। चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुंवर जी ग्रुप के डायरेक्टर रिसर्च रवि देओरा, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ईडी डॉक्टर बीवी मेहता और विजय सॉल्वेक्स के एमडी विजय डाटा। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। खाने के तेलों में हमने अच्छी खासी बढ़त इस साल में आते हुए देखी है। काफी सालों में हमने एक रेंज बाउंड ट्रेंड्स यहाँ पर खाने के तेलों में बनते हुए देखे थे, लेकिन ये साल क्लियरली काफी अलग है। काफी सारी यहाँ पर चिंताएं हैं, चाहे मौसम हो या कोविड या फिर इंटरनेशनल क्यूज, सभी की तरफ से हमने बढ़त आते हुए देखी है। और फिर चाहे वो सरसों हो, सीपीओ हो या सोयाबीन, यहां पर भावों में जोरदार तेजी भी देखने को मिली है। रवि, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, कैसे देखते हैं आप इन प्राइसेस को चार्ट्स पर, और आपके हिसाब से जो रन अप हम इस साल में अब तक देख चुके हैं, जो बचा हुआ ये साल है, कैलेंडर ईयर है, कैसे रह सकते हैं भाव? डेफिनेटली जो ये हिस्टोरिक ईयर है, कोरोना की वजह से काफी फाइनेंशियल मार्केट देखे या करेंसी देखे या कोई भी कमोडिटी देखे, सबके लिए एक बड़े सरप्राइज लेके ये साल आए। तो वैसे ही सरप्राइज ये साल एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में भी रही। उसमें डिमांड से ज्यादा इस टाइम सप्लाई का सबसे बड़ा कंसर्न रहा, ड्यू टू जो कोविड का फैक्टर था। तो सब तो फियर है अभी भी देखे तो जो अभी जी हाँ, चिंताएं यहाँ पर काफी सारी देखने को मिली हैं और उन सब का असर हमने यहाँ पर प्राइसेस में भी आते हुए देखा है। फंडामेंटल्स भी यहाँ पर जान लेते हैं। डॉक्टर मेहता, आपसे पहले जानना चाहेंगे, अब जिस तरह के लेवल्स हमने बनते हुए देखे हैं, क्योंकि रबी की जो बुआई है उसके नंबर्स भी बाजार उनको भी रिएक्टिव यहाँ पर करने लगा है, खरीफ के डायरेक्ट नंबर्स भी हम बाजार को देख रहे हैं। डिमांड अब यहाँ पर आप कैसी देखते हैं? किस तरह के इंपोर्ट्स हैं इंडियन मार्केट्स में, और आगे जाकर अब यहाँ पर सोयाबीन की अगर बात से हम शुरुआत करें तो आपको क्या लगता है, क्या ट्रेंड्स रह सकते हैं? पहले हम बात करें इंपोर्ट की। जी, जो लास्ट ईयर का जो इंपोर्ट हुआ मींस अक्टूबर एंडिंग का, वो 131 लाख हुआ, जो अगले साल उसके अगले साल में 149 था। तो कम से कम 18 लाख टन का कटौती आई है, और मेनली जो कटौती आई है होरेका सेगमेंट और पाम में आई है। पाम का कंजम्पशन काफी कम हुआ है, होटल रेस्टोरेंट कैंटीन प्रैक्टिकली अप्रैल टू जुलाई महीने तक तो बंद ही था, अभी थोड़े खुल रहा है। तो इंपोर्ट में काफी ये कम हुआ है, एक थे। दूसरा, उसका रीजनिंग क्या है? जो रीजनिंग हुआ है कि होरेका सेगमेंट में काफी कंजम्पशन कम हुआ, और दूसरा हाउस होल्ड में कंजम्पशन बढ़ा। हाउस होल्ड में खास करके सोयाबीन, सनफ्लावर ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ये सबकी डिमांड बढ़ी। जो पाउच में जा रहा है उसकी डिमांड बढ़ी है। ये दो फैक्टर के वजह से इंपोर्ट कम हुआ है। अभी आपने जो पूछा कि सोयाबीन में क्या है, सोयाबीन का ये साल का जो क्रॉप अभी जो नंबर देख रहे हैं, पहले तो लगता था 110-115 लाख टन का पैदावार हो जाएगी, और बाद में जो फ्लड हुआ, फ्लड के जो नुकसान हुआ और रीअसेसमेंट भी जो हुआ, तो अभी लगता है कि भाई हमारा क्रॉप कोई 100 लाख के करीब है, 95 to 100 लाख के करीब है। ऑफकोर्स लास्ट ईयर जो 85 लाख टन था उसके सामने 100 है, पर नॉर्मल एवरेज भी इंडिया की 105, 110 की है, तो नॉर्मल से थोड़ा कम। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहां पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा, और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंटरडे ट्रेडिंग के लिए में, मगर लास्ट ईयर से थोड़ा ज्यादा है। अभी रही बात मस्टर्ड की, जो मस्टर्ड के आंकड़े सामने आए, एकरेज के डेटा सामने आए, 8% बढ़ा है कंपेयर टू द लास्ट ईयर। 8% बढ़ोतरी हुई, और हमारा एक्सपेक्टेशन है यही बढ़ोतरी चलती रहेगी, और कम से कम 10% एकरेज में बढ़ोतरी होगी। लास्ट ईयर का जो ट्रेड एस्टिमेट था कि भाई अबाउट 75 लाख टन का क्रॉप का एस्टिमेट था मस्टर्ड का। हो सकता है अगर ये सही बारिश हुई और बाकी सब चीजें ठीक रही तो 90 लाख तक का क्रॉप हो सकता है, 85 to 90 लाख तक हम क्रॉप पहुंच जाएंगे, ऐसा अभी तो दिख रहा है। और अभी जो लास्ट वीक में बारिश हुई नॉर्थ में, वो भी एक बेनिफिशियल रही है। टेम्परेचर भी नीचे चला गया है, और अभी विजय डाटा भी ये लाइन पे है, तो वो भी इसमें काफी
नजर काफी बात कर सके कि क्या लेटेस्ट पोजीशन है। हाँ जी। जी हाँ, जैसे आपने कहा विजय जी के साथ ही मेरा अगला सवाल भी है, और जैसे डॉक्टर मेहता भी कह रहे हैं, विजय जी अगर जहां तक सरसों की बात है, आप बता सकेंगे हमें कि लेटेस्ट नंबर्स यहां पर अब कैसे नजर आते हैं, क्योंकि भाव तो हमने यहां पर ऑल टाइम हाइस पे देखे हैं। आई थिंक आप बताइए कितने सालों के बाद इस तरह की मूव देखने को मिली है कि 40% की तेजी एक साल में यहाँ पर दर्ज हो? पिछले 30-40 सालों में तो इतनी तेजी कभी नहीं आई जी। निश्चित रूप से ये साल किसान का रहा है, और मार्च से ही हमने देखा जब भी रिसेशन का टाइम था उस समय भी एग्रीकल्चर सेक्टर ही बेस्ट परफॉर्म कर रहा था, और लगातार एग्रीकल्चर ही अच्छा कर रहा है, रूरल सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है, और किसान का भाग्य बहुत अच्छा था और ये अच्छा रहा। इस साल सोइंग भी बहुत अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, वेदर भी काफी अच्छा है, लास्ट वीक बारिश भी हो गई है, अभी 8-9% के करीब एरिया बढ़ा हुआ है, और हमें पूरी उम्मीद है कि ये 15% से ऊपर एरिया एक्सपेंड हो सकता है इस साल। इसलिए पैदावार भी जो मेहता जी ने कहा है 85-90 लाख टन होने का पूरा अनुमान बन रहा है। क्रॉप बहुत अच्छी रहेगी, किसान के घर में इस साल अच्छी तरक्की रहेगी। 57% देश की आबादी कृषि पर आधारित है, तो किसान का भाग्य बड़ा अच्छा है और बहुत अच्छा रहेगा। तेल की अगर ये इस साल के भाव अच्छे रहे जो जिस तरीके से चल रहे हैं, तो पैदावार आने वाले सालों में भी हम तिलहनों की पैदावार विशेषकर बढ़ती हुई देखेंगे, और हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस, इस साल इंपोर्ट कम हुए हैं, अगले साल भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि इंपोर्ट ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। विजय जी 6000 के ऊपर किस तरह हमने यहाँ पर सरसों में आते हुए देखते हैं, आपको क्या लगता है फेयर प्राइसेस हैं और यहाँ से और बढ़त की उम्मीद है? किसान का भाग्य है, किसान हमेशा पिटता आया है। 57% तो आबादी देखिए कृषि पर आधारित है ही देश की, तो किसान का भी ध्यान देना चाहिए खाली कंज्यूमर की बात करके। और हमने तेलों पे इंपोर्ट ड्यूटी इतनी कम रखी, उसकी वजह से हम 2/3 तेल इस समय इंपोर्ट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि किसानों की आमदनी बढ़नी चाहिए, प्रधानमंत्री जी कहते हैं देश को आत्मनिर्भर बनाना है, तो अब ये समय आ गया हम तेलों में भी देश को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ चलें और इन भावों के साथ ज्यादा छेड़खानी ना करे गवर्नमेंट, और इन भावों को मेंटेन करने दें, तो किसान निश्चित रूप से उत्साहित होगा और पैदावार ज्यादा करेगा। चलिए, प्रोडक्शन की बात तो हमने करी और आपने सोयाबीन और मस्टर्ड के दोनों ही एक्सपर्ट्स ने हमें आंकड़े भी यहाँ पर दिए हैं। अब बात यहाँ पर मांग की कर लेते हैं, क्योंकि मंथ ऑन मंथ हमने वो नंबर्स यहाँ पर बढ़ते हुए देखे हैं। जिस तरह की गिरावट मार्च, अप्रैल और काफी हद तक मई के महीने में देखने को मिली थी, उसके बाद मंथ ऑन मंथ के नंबर्स यहाँ पर बेहतर हुए हैं। डॉक्टर मेहता, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि अक्टूबर में जो था, नवम्बर उससे शायद बेहतर प्रदर्शन दिखा रहा है मांग के हिसाब से। आगे जाके क्या मांग की स्थिति बेहतर होती हुई ही नजर आती है? देखिए, अभी जो मेन डिमांड सप्लाई सिचुएशन में कोविड का रोल है। जब तक कोविड है तब तक डिमांड इतनी नॉर्मल नहीं होगी, और मेरा मानना है कि मार्च अप्रैल तक डिमांड नीचे रहेगी। थोड़ी इंप्रूवमेंट होगी, जो आज की परिस्थिति है अगली पर इंप्रूवमेंट होगी, पर नॉर्मल डिमांड अगले 6-8 महीने तक आने की संभावना नहीं। मैं खुद का बताऊं, मैं 8 महीने से होटल में नहीं गया हूँ, घर से काम कर रहा हूँ। हम में से कोई नहीं गया नहीं, तो इसके लिए कि जो मेजर कंजम्पशन एडिबल ऑयल का है, होरेका सेगमेंट में है, कोई शादियां नहीं हो रही है, तो उसके वजह से डिमांड कैसे नहीं दी कंजम्पशन। इसके लिए कंजम्पशन हमारा तो और एक मानना है कि अगले साल इंपोर्ट हो सकता है, ये साल भी लोएस्ट था 131 था, अगले साल यू डोंट बी सरप्राइज कि भी 125 लाख टन ही हो जाए, क्योंकि डिमांड नहीं है और कोविड की इंपैक्ट और 4-6 महीना तो चलने वाली है। और आज जो दिल्ली की परिस्थिति है, अहमदाबाद की परिस्थिति है, तो अगर फिर से अगर सेकंड या थर्ड वेव आया तो नेचुरली कंजम्पशन पे इंपैक्ट होगा ही, और खास तौर पे पाम ऑयल पे काफी इंपैक्ट आएगी। जो डिमांड अभी चल रही है वो सनफ्लावर ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, राइसबन ऑयल है, कॉटनसीड है, जो पाउच में जा रहा है, हाउस होल्ड में जा रहा है, उनकी डिमांड है। हाँ जी। और बाकी जी नहीं, आपने सही कहा कि मंथ ऑन मंथ यहाँ पर मांग बढ़ रही है, लेकिन नंबर्स यहाँ पर नॉर्मल से अभी भी बहुत दूर हैं। और आपका वो पॉइंट वेल टेकन है कि शायद अगला मार्च अप्रैल यहाँ पर हो जाए, 1 साल हो जाए पूरा, जब तक हम प्री कोविड के नंबर्स पे यहाँ पर वापस आता हुआ देखें। एक और मेरा सवाल था, क्योंकि विजय जी कहते जा रहे थे कि इस बार किसानों के लिए काफी बेहतर समय था, क्योंकि हमने भाव काफी बढ़ते हुए देखे। लेकिन विजय जी, हमेशा एक चीज होती है कि जब प्राइसेस बेहतर होते हैं तो किसान बुआई ज्यादा करता है और उस वजह से भाव फिर गिर जाते हैं। तो ये एक सिक्लिकल नेचर है एग्रीकल्चर कमोडिटीज की, क्या आप फिर उसको आगे ऐसे ही प्ले होता हुआ देखते हैं? देखिए, इसके बारे में मेरा मानना साफ है कि एमएसपी से ज्यादा दाम तो किसान को फिर भी मिलने ही वाला है। तो एमएसपी तो 4625 के करीब ही है, उससे तो निश्चित रूप से दाम ज्यादा मिलने वाला है। सरसों के साथ वो स्थिति नहीं होगी जो विशेषकर सब्जियों के साथ हो जाती है। प्याज कभी 2 रुपए किलो, कभी 50 रुपए किलो, वो स्थिति सरसों के साथ कभी नहीं होती है। 10-15% के करीब भाव
गिर सकते हैं फसल का अच्छा दबाव आवे तो फिर गवर्नमेंट का भी सपोर्ट निश्चित रूप से रहेगा, गवर्नमेंट भी एमएसपी पे तो जरूर खरीदेगी, इसलिए एबनॉर्मल भाव नहीं गिरेंगे। और अभी भी अप्रैल का जो वायदा खुला हुआ है 5150 करीब एनसीडेक्स खुला हुआ है, तो ये भाव काफी अट्रैक्टिव हैं, और इसलिए सोइंग बहुत अच्छी होगी, ऐसी हमें उम्मीद। रवि, आपसे जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है सरसों से अगर बात शुरू करें तो क्या लगता है आपको भावों को देखते हुए? जैसे विजय जी भी कह रहे थे कि 30-40 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि बाद हुआ है कि इस तरह की प्राइस मूवमेंट या वॉल्टिलिटी हमने प्राइसेस में आते हुए देखी है। आपको कहाँ लगता है कहाँ जाके भाव स्थिर होंगे? डेफिनेटली जो अभी सरसों में प्राइसेस चल रहे हैं वो प्राइसेस को देख के ऐसा लग रहा है कि अपने चरम पे प्राइसेस है। जो भी फंडामेंटल्स जो आगे दोनों पैनलिस्ट ने डिस्कस किए वो फंडामेंटल्स मेजरली प्राइस्ड इन है और इसी हिसाब से ये हिस्टोरिकल प्राइस वहां पे चल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये थोड़े अब साइडवेज जाएंगे, 1 महीना तक ये साइडवेज रह सकते हैं। उसका बेसिक रीजन है कि ये इसका सीजनलिटी भी है। जो इंडिया की फेस्टिविटी खत्म होते उसके बाद यूरोपियन एंड यूएस में भी फेस्टिविटी है, जो क्रिसमस एंड न्यू ईयर के, उसके बाद चाइनीज लूनर ईयर भी है, तो तब तक आई थिंक सप्लाई का भी इतना प्रेशर नहीं रहता है। तो आई थिंक 1 से 1.5 महीने तक ये प्राइसेस थोड़े साइडवेज रह सकते हैं, जिसमें ब्रॉडर रेंज 6000 से लेके 6200 6280 जो प्राइसेस चल रहे हैं यही रेंज में मैं प्राइस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। हालांकि पोस्ट जो ऑलवेज मार्च या फरवरी में एक करेक्शन वहां स्टार्ट होता है, उसमें मुझे लग रहा है कि प्राइसेस 5500 से 5600 तक जाने चाहिए। तो किसान है जो भी अपना पोजीशन हेज करना चाहते हैं तो ये अट्रैक्टिव प्राइस है। यहाँ पे एटलीस्ट अपनी 50 to 60% जितनी पोजीशन है या स्टॉक है उसको वायदे में हेज कर लेना चाहिए। या ऑप्शन भी एक्सचेंजेस ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है, वो ऑप्शन भी पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं। मेरे हिसाब से प्राइसेस का हायर लेवल है अभी 6500 का लेवल एज ए स्टॉप लॉस ध्यान में रख के आप हायर लेवल पे 6280 6300 के करीब एक बार शॉर्ट कर सकते हैं। यानी कि हायर लिमिट यहाँ पर 6500 के करीब हम सरसों पहुंचता हुआ देखेंगे। काफी बेहतर साल ये सरसों के लिए रहा है, जैसे हमारे एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं। करीबन 43% के गेन्स के साथ इस साल में अब तक इस कमोडिटी में कारोबार हुआ है। लेकिन इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। विजय जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जब लौटेंगे तो ध्यान देंगे यहाँ पर सनफ्लावर, सीपीओ, उन सब कमोडिटीज पर भी लेंगे क्यूज। आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं कमोडिटी आउटलुक और आज फोकस हमारा यहाँ पर एडिबल ऑयल की तरफ है, जहाँ पर ये साल काफी बेहतर रहा है। घरेलू बात की तो हमने करी यहाँ पर, लेकिन सोयाबीन और सरसों के साथ साथ अगर हम सीपीओ पर नजर डालें तो यहाँ पर भी अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। स्पेकुलेटिव बाइंग भी यहाँ पर रही है क्योंकि लिक्विडिटी काफी अच्छी खासी थी, चीन की तरफ से खरीदारी भी है और काफी हद तक जो ग्लोबल क्यूज और मौसम का हाल है उन सब का हमने फायदा यहाँ पर प्राइसेस में आता हुआ देखा। हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं सनविन ग्रुप के सीईओ संदीप बजोरिया भी। संदीप जी नमस्कार, स्वागत है आपका शो में। एक चीज जो हम जानना चाहेंगे वो ये कि फंडामेंटल तो यहाँ पर स्ट्रांग है ही, और ब्रेक से पहले हम यहाँ पर फसल कैसी रह सकती है उसके ऊपर भी बात कर रहे थे। लेकिन आप बताइए कि ग्लोबल क्यूज अब यहाँ पर कैसे नजर आते हैं, क्योंकि सोयाबीन सीबॉट पर 4 साल के हाईज पर है। सीपीओ की बात करें तो वहां पर मलेशिया की तरफ से काफी स्ट्रांग क्यूज हैं। मनीषा जी, देखिए इंटरनेशनली मार्केट बहुत स्ट्रांग है। हमने देखा सोयाबीन ऑयल जो है वो करीबन 38-39 सेंट पहुंच चुका है, जो पिछले सिर्फ 2-3 हफ्ते पहले 32-33 सेंट तक था। और उसी तरह से हमने देखा सोया सीड, सोया मील, पूरा कॉम्प्लेक्स अप है। और वर्ल्ड में बड़ी मुश्किल है, आपने सही कहा कि लानीना वेदर के फिनोमेना ने प्रोडक्शन को कम कर दिया है। ऊपर से ये बायोडीजल के जो मैंडेट है वो जो गवर्नमेंट्स ने बनाए हैं अर्जेंटीना में, अमेरिका में, ब्राजील में, वो कम नहीं कर रहे हैं। इतनी ऊंची कीमतें होने के बाद भी वो मैंडेट अपने बना के बैठे हैं। इसलिए ब्राजील इतना बड़ा देश है, इतना सोयाबीन का प्रोडक्शन है, फिर भी वो B12 का उनका मैंडेट है। तो खुद का तो सोयाबीन तेल वो पूरा खा ही गए हैं, लेकिन वो अर्जेंटीना से भी बायोडीजल और तेल इंपोर्ट कर रहे हैं उनकी बायोडीजल रिक्वायरमेंट पूरे करने के लिए। उसी तरह से हम देख रहे हैं इंडोनेशिया में भी वो उनका B30 जो बायोडीजल का प्रोग्राम है उसको पूरा करने के लिए वो लेवी की बात कर रहे हैं, $150 की। और ये सब तो ये सब चीजों से तेल की कीमतों में बहुत ज्यादा उछाल आया है इंटरनेशनली, और सप्लाई कंस्ट्रेंट हो गया है। कोविड को लेके, थोड़े लेबर इश्यूज को लेके, ये सब भी डिस्ट्रप्शंस कुछ हैं। और साथ में चाइना ने इतनी ज्यादा खरीदारी कर ली है और कर रहा है, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है खाने पीने की, उसके ऊपर वो जो फूड सिक्योरिटी के लिए स्टॉक कर रहा है। वो सब बातों से इंडिया एक इंपोर्टिंग देश है। इंपोर्टिंग देश में हमें तो ग्लोबल के हिसाब से यहाँ प्राइस को रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, और वो हिसाब से रोज प्राइस यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है।
और लोकली हमारा जो सीड है, सोया सीड है, वो प्रोडक्शन भी कम हो गया, वो भी बारिशों के कारण में। और तो ये सब चीजों को देखते हुए एडिबल ऑयल के लिए एक्सेप्शनल ईयर है। एब्सोल्युटली। तो बजोरिया जी, ये सारे फैक्टर्स जो फंडामेंटल्स आपने बोले वो तो हैं ही, लेकिन एक जो इमीडिएट फैक्टर है वो है कोरोना सेकेंड वेव या थर्ड वेव भी कुछ कंट्रीज यहाँ पर देख रही हैं। जैसे डॉक्टर मेहता भी ब्रेक से पहले कह रहे थे कि भारत में भी हमने देखा है कि दिल्ली, अहमदाबाद की तरफ से कुछ कंसर्न्स आती हुई। इन सब का क्या असर देखते हैं आप डिमांड पर और स्पेशली सीपीओ पर? मनीषा जी, आपने सही बोला। अभी मैं आपको बताऊं, मेरी कल सुबह दिल्ली की फ्लाइट थी, 6 बजे आई वाज टू फ्लाई टू दिल्ली, बट नाउ इस तरह की अनसर्टेनिटी और दिल्ली का माहौल देख के, और अभी टीवी में ये भी आ रहा था कि शायद गवर्नमेंट ने फ्लाइट भी कैंसिल कर दी दिल्ली बम्बई के बीच में, तो मैंने भी प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। तो ये दिक्कत अभी हो रही है और ये अपने को समझना पड़ेगा। और इसको लेके ये सिचुएशन थोड़ी और अभी सीरियस डेवलप होती है तो फिर हमें वापस मतलब इसको आंकना पड़ेगा और फिर उससे कंजम्पशन पे जरूर थोड़ा कंजम्पशन कम हो जाएगा एडिबल ऑयल का। तो ये बात हमें, वर्ल्ड में जो सेकंड वेव जो देख रहे हैं, अमेरिका में इतनी स्ट्रॉन्ग रही है, यूरोप में स्ट्रॉन्ग रही है और इतनी जगह पे वापस लॉकडाउन कुछ है, इसका इतना असर नहीं पड़ा है एडिबल ऑयल मार्केट पे अभी तक। बिकॉज क्रूड पे भी हमने देखा नॉमिनल असर पड़ा है इसका, और इसका भी ये पड़ा है, क्योंकि डिस्पाइट कोरोना, डिस्पाइट ऑल दिस थिंग, हमने देखा सप्लाई इशू होने से तेल की कीमतें इतनी ऊंची बढ़ रही है। मैं मौसम पे फिर से आना चाहूंगी। और डॉक्टर मेहता, ये सवाल आपके लिए है, सर्दियों में किस तरह का सीजनैलिटी हम यहाँ पर आता हुआ देखते हैं? क्या मांग बढ़ जाती है और प्राइसेस कैसे रहते हैं, और क्या वो जो सिक्लिकलिटी है वो अब जिस तरह के माहौल में हम हैं वो चलेगी इस वक्त? नहीं, देखिए, विंटर में हर दफा विंटर में डिमांड ज्यादा रहती है कंपेयर टू द समर, क्योंकि एक खाने का एक मजा है विंटर में जो समर में नहीं है जी। दूसरा, जो एक आपने देखा होगा लास्ट 10 साल का आप देखेंगे तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ऑलवेज प्राइस राइज ही दिखता है। ये भी वही है कि प्राइस राइज उसके वजह से भी, सीजन वजह से भी है। फेस्टिवल अभी खत्म हुए मगर फेस्टिवल की डिमांड जो निकली थी थोड़ी बहुत, वो भी एक फैक्टर था जी। तो हाँ जी। तो एक चीज मैं आप सभी से अब जानना चाहती हूँ कि यहाँ से आगे अब कैसे भाव रह सकते हैं, क्या आउटलुक है? अगर आप मुझे जल्दी जल्दी बता सकें। डॉक्टर मेहता, आप पहले बताइए कि अब यहाँ से क्या प्राइस व्यू रह सकता है? देखिए, जब तक अर्जेंटीना, ब्राजील का नया क्रॉप, सोया क्रॉप मार्केट में नहीं आएगा, मे बी फरवरी, तब तक मार्केट फॉर्म रहने की पूरे अंदाजे। खाली एक ही फर्क है, अपना जो अभी ग्राउंड नट और सोया की हार्वेस्टिंग चल रहा है और रबी के जो मस्टर्ड की सोइंग का अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो एक थोड़ा सेंटीमेंट में फर्क पड़ेगा, सॉफ्टनिंग होगा प्राइस उसके वजह से। बाकी इंटरेस्ट मार्केट के अगर देखें तो मार्केट फॉर्म ही रहने वाली है, कोई उम्मीद नहीं है कि एकदम मार्केट नीचे आ जाए। चलिए, यानी कि प्राइसेस में यहाँ पर बढ़त ही बन के रहेगी। बजोरिया जी, आप कैसे देखते हैं? आपको भी ये लगता है कि जनवरी फरवरी तक लगातार यहाँ पर बढ़त रहेगी, चीन की मांग भी बरकरार रहेगी? देखिए, यस, फरवरी तक मार्केट डेफिनेटली सपोर्टेड रहेगा, लेकिन थोड़े थोड़े बीच में सेटबैक आते रहेंगे। आज हमने देखा पाम ऑयल में थोड़ा सा $15-20 कम आया है जी, तो ये थोड़ा थोड़ा बीच में आते रहेगा, लेकिन मार्केट फरवरी मार्च तक जो है वेल सपोर्टेड रहेगा। उसके बाद में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस मार्केट में $50 से $70 का या $100 भी घट सकते हैं पाम में और सोया ऑयल में, बट सनफ्लावर ऑयल में नहीं घटेंगे। सनफ्लावर ऑयल का एक क्रॉप ये साल बहुत कम है यूक्रेन और रशिया में, और सनफ्लावर ये साल सप्लाई उस समय ऑफ सीजन हो जाता है, तो सनफ्लावर ऑयल का गैप बढ़ जाएगा पाम से और सोया से। लेकिन पाम और सोया में फरवरी मार्च के बाद $50 से $100 घट सकता है। यानी कि कोई भी मीनिंगफुल करेक्शन अगर आती है तो वो मार्च से पहले फिलहाल बाजार में आती हुई नजर नहीं आती। रवि, आपका क्या व्यू है? सारे के सारे जो खाने के तेल हैं, एडिबल ऑयल्स हैं, वहां पर बढ़त है, और जैसे हमारे गेस्ट भी कह रहे हैं कि सर्दियों में तो खाने का मजा और आता है, तो खाने के तेलों में और भी खरीदारी यहाँ पर बढ़ती हुई हम देखेंगे। डेफिनेटली, बट कंपैरेटिव फंडामेंटल मुझे सोया ऑयल के बेहतर दिख रहा है। पाम ऑयल में जो बेसिक सीजनलिटी में विंटर जब अपने चरम सीमा पे होगा तब उसकी डिमांड थोड़ी कम होती है, क्योंकि उसके एक सीजनलिटी इम्पैक्ट है। सेकंड देखे तो सीपीओ में जो प्रोडक्शन एंड सप्लाई रिलेटेड थोड़ा मिसमैच था, इस हिसाब से प्राइसेस ने अप्रिसिएशन लिया है। बट आई थिंक आई विल बेट ऑन चाइनीज डिमांड। चाइना का जो सोया ऑयल का इंपोर्ट लूनार के पहले है, उसकी डिमांड काफी इंटरनेशनल मार्केट में स्ट्रॉन्ग है। और अर्जेंटीना प्रीमियम अभी भी देखे, ये प्राइस पे भी अर्जेंटीना अभी प्रीमियम ले रहा है स्पोर्ट पे, तो मुझे लग रहा है कि सोया ऑयल में कोई भी डिप मिले 1050 के करीब, तो वहां पे अभी भी बाइक की अपॉर्चुनिटी है। जब तक 1010 का लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक ये तेजी बनी रहेगी। ऊपर 1112 से 1120 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में दिखने चाहिए, तो मुझे लग रहा है इमीडिएट कोई ट्रेड लेना है तो ये जो पूरे पैक में सोया ऑयल है जिसको डिप पे बाय करना है, वहीं आरएम सीड को हायर लेवल पे शॉर्ट किया जा सकता है।
RM सीड में यहाँ पर बिकवाली की जा सकती है, लेकिन सोया तेल में यहाँ पर खरीदारी करके चलना चाहिए। बजोरिया जी, आप भी यही मान के चलते हैं? हाँ, soya oil definitely is a hero of the whole pack at the moment. So soya oil is a good investment. Tips पे soya oil आप जरूर लेके चल सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। RM सीड के बारे में मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा, वो एक अपना उसका गणित है, लेकिन सोइंग अच्छी हो रही है, सोइंग के अच्छे फिगर है, तो उससे डेफिनेटली RM सीड की सेंटिमेंटली प्राइसेस को क्या जी हाँ, सोया तेल एक्चुअली अगर हम देखें स्क्रीन पर तो सबसे ज्यादा बढ़त सोया तेल में इस साल में देखने को मिली है। बाकी सभी एडिबल ऑयल स्पेस में बहुत ज्यादा बढ़त है, तो थोड़ा सा एक लैग इफेक्ट भी है और आगे बढ़त इसमें जारी देखने को मिल सकती है, ऐसा हमारे एक्सपर्ट्स का मानना है। और जैसे डॉक्टर मेहता कह रहे थे, आप बहुत जल्दी बाहर जाके खाना खा पाएं और बजोरिया जी आप बहुत जल्दी ट्रैवल भी कर पाएं। आप सबके प्लान सब तरफ हैं कोविड की वजह से, लेकिन खाने के तेलों में आगे तेजी बरकरार रह सकती है, ऐसा हमारे एक्सपर्ट्स का मानना है। कम से कम फरवरी मार्च तक ये सेक्टर अभी भी आपको बेहतर मुनाफा दे सकता है। रवि, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मेहता, बजोरिया जी, बहुत शुक्रिया आज शो में जुड़ने के लिए और पूरे एडिबल ऑयल पैक पर अपना वो नजरिया देने के लिए। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए CNBC आवाज।